मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी तक का जो हमने स्टडी किया था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जो बांग्लादेश है उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला गया था और अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, बांग्लादेश कर दिया गया था, क्योंकि पहले ये पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के अंडर में था और अब क्या हो गया था, ये स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो अब हम आगे की राजनीति पढ़ते हैं कि आखिर में बांग्लादेश में जब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश जब बना तो यहाँ पे कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। तो देखिए, पूर्वी पाकिस्तान से जब इसका नाम बांग्लादेश हो गया तो यहाँ पर अब संसदीय प्रणाली कार्य कर रही थी और बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद देश स्थापित घोषित कर दिया। यानी कि बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद देश का नाम दे दिया गया था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप समझते ही हो, क्योंकि 11th क्लास में ये पढ़ाया गया था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, किसी भी धर्म के हिसाब से भेदभाव ना करना। ठीक है ना, तो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद देश घोषित कर दिया गया था, किसको, बांग्लादेश को। आगे अगर बात करें तो 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन करवाया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यात्मक शासन प्रणाली स्थापित कर दी। कौन सी शासन प्रणाली, अध्यात्मक शासन प्रणाली। और अध्यात्मक शासन प्रणाली के जब स्थापित होती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति को ज्यादा पावर दे दी जाएगी, यही बात होती है ना। तो अब क्या हुआ, यानी कि यहाँ के लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब जो शासन किसके हाथ में चला जाएगा, राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। यानी कि अब ये जो सरकार है धीरे धीरे क्या बनती जा रही है, तानाशाही सरकार बनती जा रही है। ठीक है, और आगे क्या होता है, 1975 में अवामी लीग को छोड़कर, यानी कि जो शेख मुजीब की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां थी सबको खत्म कर दी गई। तो इसकी वजह से लोगों को ये पूरा श्योर हो गया कि अब यहाँ पे तानाशाही सरकार लगता है कायम हो रही है। तो इससे क्या हो गया, लोगों में तनाव और संघर्ष का माहौल पैदा हो गया। आई बात समझ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे देखिए, सेना ने बगावत करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जब वहाँ पे तानाशाही सरकार, जैसे लोगों को लगना लगा कि ये तो अब तानाशाही सरकार बनती जा रही है, तो धीरे धीरे लोगों ने और सेनाओं ने बगावत करना स्टार्ट कर दिया और शेख मुजीब को सेना के हाथों मार दिया गया। यानी कि शेख मुजीब को सेना के हाथों मार दिया गया। आगे नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और जियाउर रहमान 1979 का चुनाव जीते। ठीक है ना, यानी कि शेख मुजीब के बाद कौन शासन में आया, सत्ता में कौन आया, जियाउर रहमान जी आए। ठीक है ना, आगे अगर बात करें तो आगे चल के इनकी भी हत्या हो जाती है और सत्ता में कौन आ जाता है, HM इस इरशाद आ जाते हैं। कौन आ जाता है, HM इस इरशाद आ जाते हैं। जनता तथा छात्रों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया और 1990 में ये भी पद छोड़ दिया। इत्यादि हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कभी लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो रही है, जैसे अवामी लीग स्थापित हुई थी स्टार्टिंग में, जहाँ पे शेख मुजीब बने थे। फिर हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे जियाउर रहमान शासन करने आए, फिर यहाँ पे जनरल आए। तो यानी कि यहाँ पे भी लोकतांत्रिक और सैनिक शासन दोनों एक तरीके से स्थापित, जैसे पाकिस्तान में है वैसे यहाँ पे भी होना भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे चल के क्या होता है, 1991 में चुनाव होता है और इसके बाद में बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। यानी कि जब पहले संविधान में संशोधन करके शेख मुजीब ने क्या किया था, अवामी लीग को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को खत्म कर दिया था। लेकिन आगे चल के 1991 के बाद यहाँ पे बहुदलीय चुनाव स्थापित हुआ, जहाँ पे प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई। आई बात समझ में। तो ये थी केस स्टडी किसकी, बांग्लादेश की। आई होप चीजें सारी समझ में आई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेपाल में लोकतंत्र और राजतंत्र। तो जैसा कि हमें पता है नेपाल क्या है, भारत का आप मैप देख सकते हैं, जहां पे आप देखते हो नेपाल ये है। ठीक है ना, उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूरब बोल सकते हो क्योंकि ये ईस्ट है, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, जैसा कि मैंने बताया था। और ये चीज याद रखना क्योंकि आप
पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि ईस्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं, वेस्ट में कौन आते हैं, नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है ना। तो यहाँ बात करते हैं, नेपाल एक राजतंत्र देश था जहां पर वहां पर वहां की जनता खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठा रही थी, यानी कि राजतंत्र वाला देश था। यहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था, राजा के हाथ में सारी सत्ता थी। तो यहाँ की जनता ने क्या किया, जनता भी सोच रही थी कि हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्र होना चाहिए, कब तक हम राजा के अंडर रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो जनता खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाने लगी। और आगे चल के क्या होता है, राजा ने सेना के द्वारा शासन पर पूरा नियंत्रण कर रखा था। जब जनता ने आवाज उठाई तो राजा ने अपनी सेनाएं भेजकर इन पे पूरा नियंत्रण बना रखा था। आगे क्या होता है, 1990 में एक सफल जन आंदोलन हुआ, यानी कि 1990 के टाइम में नेपाल में एक सफल जन आंदोलन हुआ, जनता का आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। यानी कि राजा ये बोल दिया कि ठीक है, आप अगर लोकतंत्र चाहते हो करना, लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हो तो ठीक है, आप कर लो लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है। तो नेपाल में लोकतंत्र ज्यादा कामयाब नहीं रहा, स्थापित तो हो गया लेकिन ज्यादा कामयाब नहीं रहा। माओवादियों का नेपाल में ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि माओवादी समाज रहती है नेपाल में, ठीक है। इसके अलावा अभिजात लोग भी रहते हैं, ठीक है, और राजा का शासन तो ऑलरेडी था। तो जिसकी वजह से क्या होता है, माओवादी राजा तथा अभिजनों में सशस्त्र विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि कौन कौन से लोग रहते हैं, एक तो मैंने बताया राजा का शासन यहाँ पे होता ही होता है, इसके अलावा माओवादी हो गए, ठीक है, माओवादी। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे अभिजात लोग रहते हैं, ठीक है ना, अभिजात या अभिजन लोग बोल सकते हो, तो ये लोग रहते हैं। तो इन लोगों का सबसे ज्यादा दबदबा था। तो आगे चल के क्या होता है कि राजा, माओवादी और अभिजन में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में मैंने बना रखा है, राजा, माओवादी और यहाँ पे लोकतंत्र समर्थक, यानी कि ऐसे लोग जो लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे, और राजा तो राजतंत्र चाहता ही था, और माओवादी ये अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, तीनों में लड़ाई हो जाती है। अब ऐसा नहीं है, ट्रायंगल में शेप क्यों बना रखा हूँ, क्योंकि ये इनका भी विरोध करते थे और इनका भी करते थे। लोकतंत्र क्या करते थे, माओवादियों का भी विरोध करते थे, राजा का भी करते थे, और राजा सेम माओवादी का भी करता था और लोकतंत्र समर्थकों का भी करता था, ठीक है। तो इस वजह से ट्रायंगल में मैंने बना रखा है, यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ वक्त तक राजा ने सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के साथ त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जैसा कि आप चीजें देख सकते हो। आई बात समझ में, इसी को त्रिकोणीय संघर्ष बोला जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो 2002 में राजा ने संसद भंग कर दिया, जिससे जो थोड़ा लोकतंत्र भी था वो भी खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि राजा ने यहाँ का जो लोकतंत्र स्थापित हो रखा था उसको भी भंग कर दिया था। कब, 2002 में। आगे चल के 2006 में यहाँ पूरे देश में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन किया गया, और आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस बनाया गया, यानी कि नेपाल के लेवल पे पूरे देश में एक आंदोलन है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो 7 पार्टी अलायंस बनाई गई, जो कि गठबंधन पार्टी है, 7 पार्टी अलायंस बनाया गया, जिससे माओवादियों के कार्यकर्ता सबने समर्थन मिले। यानी कि जो माओवादी थे, जो लड़ाई करना चाहते थे, वो भी अब सपोर्ट करने लगे किसको, 7 पार्टी अलायंस को। और आगे चल के क्या होता है, वहां संविधान सभा के लिए काम चल रहा है और माओवादी ने संघर्ष करना छोड़ दिया। इस तरह नेपाल में लोकतंत्र के लिए काम शुरू हो गया है। यानी कि स्टार्टिंग में राजा अपना शासन चाहता था, लोकतंत्र समर्थक लोकतंत्र को चाहते थे, और माओवादी अपना शासन चाहते थे। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो लोकतंत्र समर्थक थे, मतलब आगे चल के 7 पार्टी अलायंस बनाई गई, और जिसकी वजह से यहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित किया गया, और माओवादी ने भी इसका सपोर्ट किया और राजा ने भी मिलकर सपोर्ट किया। और ऐसे करके यहाँ पे संविधान सभा का कार्य भी चल रहा है, और यहाँ पे माओवादियों ने संघर्ष करना खत्म कर दिया। तो ये थी थोड़ी स्टोरी किसकी, नेपाल की थी, जहाँ पे आपने देखा यहाँ पे राजा का भी शासन था और आगे चलकर लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। आगे अगर टॉपिक की बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक है, श्रीलंका की जातीय संघर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे श्रीलंका का जातीय संघर्ष। सॉरी, देखिए ये है आपका भारत का मैप, और नीचे के साइड में आपको दिखाई दे रहा है श्रीलंका। आई बात समझ में। और ये देखिए, ये हिस्सा है तमिलनाडु का, और ये हिस्सा है आपका केरल का, यही बात है। अब देखिए यहाँ पे जो श्रीलंका में रहने वाले जो लोग हैं वो हैं ज्यादातर सिंहली लोग हैं, और ये तमिलनाडु के बगल में है, तो इस वजह से ज्यादातर जो व्यक्ति हैं तमिलनाडु के, वो जाके कहाँ पे फंस गए हैं,
इस वाले हिस्से में यानी कि उत्तर पूरब इलाके में बस गए हैं श्रीलंका के। कौन? तमिल लोग बस गए, यानी कि 18% लोग तमिल लोग कहाँ बस गए? यहाँ पे। अब क्या होता है, तमिल भी रह रहे हैं और यहाँ पे सिंगली लोग रह रहे हैं। अब इन्हीं में विवाद होने लगता है, तमिलों में और सिंगलियों में, यही पूरा मैटर है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट पे कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जैसा कि आप चीजें देख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा के बराबर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आबादी किन किन हिसाब से डिवाइड है? आबादी इसकी 2 करोड़ है और 74% रहने वाले सिंघली लोग हैं, 18% तमिल है और 7% ईसाई लोग हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बात अगर करें तो देखिए 74% सिंघली लोग हैं यहाँ पे और 18% कौन है यहाँ पे? 18% तमिल लोग हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो ईसाई लोगों की संख्या कितनी है? 7% है। अब यहाँ पे सिंघली और तमिलो दोनों भाषा बोलते हैं, यानी कि जो ईसाई लोग रहते हैं ये भी कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंघली भी बोलते हैं और तमिल भाषा दोनों भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि जो श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारतीय मूल के तमिल हैं, जो कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि तमिलनाडु के जो लोग हैं कहाँ बसे हैं? उत्तर पूर्व के जगह पे बसे हुए हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंहलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर अपना एक नया राज्य के लिए निर्माण का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने विरोध किया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 74% यहाँ पे सिंगली लोग हैं, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? इन्होंने बोला कि भाई आप लोग तो शरणार्थी हो क्योंकि आप तमिलनाडु से आए हो, ठीक है, तो आप एक काम करो, या तो हमारा देश छोड़ दो या फिर हम क्या कर रहे हैं, अपना हम एक नया राज्य बना रहे हैं। ठीक है ना, ये सिंगली लोग बोलना स्टार्ट किए हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे तमिलों ने क्या किया? इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसका एक कारण और भी है, क्योंकि यहाँ पे जो था सिंघली लोग ने जो सरकार बनाई थी, जिसकी वजह से सिंघलियों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल गई थी, नौकरी से लेकर शिक्षण में हर एक चीज़ में सुविधाएं मिल गई थी। किनको? सिंघलियों को मिल गई थी। तो तमिलों ने समझा कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, और जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए श्रीलंका सरकार ने सिंघलियों के लिए नौकरियां तथा शिक्षण संस्थाओं में आदि में छूट की व्यवस्था कर दी थी, और जबकि तमिलों से इनसे वंचित रखा था, यानी कि तमिलों को इन सब चीज से क्या रखा था? वंचित रखा था, जिसकी वजह से तमिलों में असंतोष पैदा हो गया था। आगे देखते हैं, सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षित की नीति ने तमिलों को संगठित कर दिया, यानी कि एकत्रित कर दिया। आगे क्या होता है, 1983 में तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन टाइगर्स नाम यानी कि लिट्टे संस्था बनाई थी। ठीक है, इन संगठन में हिंसात्मक कार्यवाही प्रारंभ करना स्टार्ट कर दी, सरकार से सीधे संघर्ष की ठान ली। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर सिंघली सरकार इनकी बात नहीं मानती थी तो ये सीधे हिंसा पे उतर आते थे और सीधे मुठभेड़ करना स्टार्ट कर देते थे, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो आगे अगर बात करें तो 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, क्योंकि ये इनका ये मानना था कि ये जो भी चीज हो रहा है श्रीलंका में, उनमें सबसे ज्यादा जो हाथ है भारत के प्रधानमंत्री यानी कि राजीव गांधी का हाथ है। इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। आगे क्या हुआ, धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा, विस्फोटक तथा व्यापक हत्याएं होने लगी थी, और भारत और श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन ये सफलता प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हो रहा था, भारत ने भी उस पर सपोर्ट किया कि भाई जितनी भी माहौल चल रही है वो सारी चीज शांत हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आगे चल के क्या होता है, सितंबर 2002 में नार्वे की मध्यस्थता में श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग से जो जातीय संघर्ष चलती आ रही थी, 2002 में यानी कि सितंबर में नार्वे की मध्यस्थता में जातीय संघर्ष समाप्त करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसको हम पूरी तरीके से ये सफल नहीं बोल सकते कि ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि जहाँ पे अगर विभिन्न टाइप्स की जातियां रहती हैं वहाँ पे ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये कुछ स्थिति थी श्रीलंका की। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि वहाँ पे जातीय संघर्ष क्या है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें से लमसम कोई क्वेश्चन पूछ लेता है जो 4 मार्क्स में पूछ लेता है, जैसे पाकिस्तान वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि पाकिस्तान में
सेना जो व्यवस्था स्थापित हो जाती है, कभी काल लोकतंत्र स्थापित हो जाती है, उसके बारे में पूछ लेता है, या फिर श्रीलंका की जातीय संघर्ष के बारे में पूछ लेता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो आपका जो अगला टॉपिक है वो देखिए, यहाँ पे भारत पाकिस्तान में संघर्ष। संघर्ष का मतलब होता है कि एक तरीके से जो तनाव या तनातनी लगी हुई किन बातों पे लगी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो ये पूरा भारत है, ठीक है, ये पूरा भारत जैसा कि आप देख रहे हो, और ये पाकिस्तान बनाया गया था, पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। आगे चल के ये इसको क्या बना दिया गया था, बांग्लादेश का नाम दे दिया गया था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर शोषण कर रहा था और भारत ने इससे आज़ादी दिला दी। आई बात समझ में। और आगे क्या होता है कि जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान इस वाले इलाके को पूरे को ये अपने में स्थापित करना चाहता था, कश्मीर को अपने में स्थापित करना चाहता था, और सेम एज इट इज भारत भी ये बोल रहा था कि जो कश्मीर है वो हमारा है। आई बात समझ में। यानी कि एक ही राज्य को पाकिस्तान अपने में मिलाना चाह रहा था, भारत अपने में मिलाना चाह रहा था, और इसी बात पे लड़ाई होना स्टार्ट कर दिया। 1948 में लड़ाई हुई पाकिस्तान और भारत को लेकर इसी मुद्दे पर, ठीक है। और लड़ाई तो भारत तो जीत गया, लेकिन आगे चल के यहाँ पे ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला जो इलाका है, ठीक है, ये इतना जो इलाका है ये किसके अंडर में आ गया, पाकिस्तान में आ गया। यानी कि आप जो भी ये ग्रीन वाला देख रहे हो, इसी को पोक बोला जाता है, POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना, पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर बोला जाता है। इस पे किसका कब्जा हो गया था, पाकिस्तान का, लेकिन भारत फिर भी इसे अपने में भी दिखाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से पाकिस्तान में नहीं है। इसके अलावा अगर इस साइड की बात करें तो चीन इस पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया है, इन इन क्षेत्रों पे, जिसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जितनी भी चीजें हुई हैं, ये भारत की शराफत थी जिसकी वजह से ये चीजें हो गई हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी ये जितना भी हिस्सा है वो भारत के मैप में शो होता है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से इन पे कब्जा नहीं हो रखा। आई बात समझ में। तो आगे देखते हैं। तो भारत पाकिस्तान का संघर्ष, विभाजन के शीघ्र बाद दोनों देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर लड़ पड़े थे, और पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 से 48 तथा 65 के युद्ध में भी इससे कोई हल नहीं निकला। यानी कि युद्ध भी हुए, लेकिन इसके वजह से ये जो हल, मतलब ये जो कश्मीर का जो मुद्दा था, ये सुलझा नहीं पाया किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। आई बात समझ में। 1948 के युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर के दो भाग हो गए थे, ठीक है। एक भाग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, और जबकि दूसरा भाग भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत कहलाया। यानी कि जो कश्मीर था, कश्मीर का दो भाग का हो गया था, जिसको एक बोल दिया गया POK, और दूसरा क्या बन गया था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, जो कि आप देख सकते हो, और POK कहाँ पे चला गया था, पाकिस्तान में। दोनों देशों के मध्य एक नियंत्रण सीमा रेखा है, ठीक है, नियंत्रण सीमा रेखा, जहाँ पे दोनों देशों के जो फौज है वो तैनात है। आगे अगर बात करें तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह कश्मीर उग्रवादियों को प्रशिक्षण, हथियार तथा धन देता है। यानी कि जैसे आप आतंकवादी का मसला आप देखते हो, बार बार जो कश्मीर में निकल आता है, उग्रवादी जो करते हैं वहां पे आतंकवादी करते हैं, होते हैं, ठीक है, तो इनको प्रशिक्षण देने का जो श्रेय जाता है वो पाकिस्तान को जाता है, हथियार देने का श्रेय किसको जाता है, पाकिस्तान को जाता है, ठीक है, तथा उनको धन संबंधी सहायता भी देते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी जल के बंटवारे के प्रश्न पर भी तनातनी हुई है, और 1960 तक दोनों के मध्य सिंधु नदी के प्रयोग को लेकर भी तीखे विवाद है। अर्थात हम ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी के साथ साथ नदी जल बंटवारे पर भी लेकर विवाद है। भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों का एक कारण यह है कि पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों को, ठीक है, सहायता प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से भारत को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 1971 में भारत के पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध जीता, परंतु कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। यानी कि 1971 में जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान में बांग्लादेश को लेकर, ठीक है, तो युद्ध तो भारत जीत गया, लेकिन इससे भी कोई कश्मीर का मसला नहीं सुलझा। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी हैं। भारत ने 1998 में पोखरण में इसके कुछ दिनों के भीतर ही पाकिस्तान
चंगाई पहाड़ी पर परीक्षण स्टार्ट कर दिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1948 में जो भारत है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पे? पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में किया था। ठीक है। और इसके कुछ ही दिन के भीतर पाकिस्तान में चगाई में भी अपना एक परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है। जिनका विभिन्न देशों ने विरोध किया था। ठीक है, कि आप ऐसे मतलब परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि पाकिस्तान और भारत के पास अपना हथियार आ जाता है, परमाणु संहारक हथियार आ जाते हैं। ठीक है। अब दोनों देशों के पास आ गया तो अब दोनों देश युद्ध की स्थिति में नहीं होते हैं अधिकतर। ठीक है। हल्की फुल्की युद्ध तो हो जाती है, लेकिन बड़ी लेवल की युद्ध नहीं होती, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु बम है। अगर परमाणु बमों का अगर यूज होता है युद्ध में तो काफी विस्फोटक होगा। इस वजह से दोनों देशों ने इस पे मतलब एक तरीके से समझदारी से काम लेते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। और 98 में इसका दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। आई बात समझ में? आगे अगर बात करें तो इसकी वजह से युद्ध की संभावना कम हो गई है भारत और पाकिस्तान में, पर इन दोनों देशों की सरकारें निरंतर एक दूसरे को शक की नजर से देखती हैं। आई बात समझ में? तो ये थी टोटल जो स्टोरी थी, ये थी भारत और पाकिस्तान के संघर्षों की। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मालदीव। मालदीव, यहाँ पे देखिए, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, यानी कि शासक यहाँ पे हुआ करते थे, अपना राजपाट किया करते थे। 1968 में यहाँ पे गणतंत्र स्थापित हुआ, यानी कि लोकतंत्र या गणतंत्र एक ही है, स्थापित हुआ। यहाँ पे शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, यानी कि वही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यहाँ पे अपनाई गई। कहाँ पे? मालदीव में। 2005 के जून महीने में मालदीव की सरकार ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान स्टार्ट किया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मालदीव सरकार ने ये सोचा कि यहाँ पे अब बहुदलीय पार्टी होगी, कोई एक दल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ढेर सारे दल होंगे। जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी उसी को जो जनता है वो चुनाव में विजयी दिलवाएगी। ठीक है। आगे चल के एमडीपी, यह यहाँ की मुख्य पार्टी है, जिसका यहाँ की राजनीति में क्या है? यहाँ की राजनीति में दबदबा है, यानी कि वर्चस्व है। किसकी? एमडीपी। बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यानी कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। तो इसी का यहाँ पे दबदबा है। 2005 के चुनाव में मालदीव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई थी, यानी कि 2005 में चुनाव में मालदीव में विपक्षी जो दल हैं, यानी कि वो भी खड़े हो सकते हैं, इनकी मान्यता, कानूनी मान्यता दे दी गई थी। आगे अगर बात करें, आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जो भारत है, उसमें कौन कौन से समझौते हुए हैं, और श्रीलंका और भारत में क्या संबंध है, और नेपाल और भारत में क्या संबंध है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत शॉर्ट वीडियो में उसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट अगर हाईएस्ट टू हाईएस्ट वीडियो बनेगी तो 10 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ों को अगर डीप में पढ़ाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। और जाहिर सी बात है, स्कूल में एक एक चैप्टर को ख़त्म करने में एक एक डेढ़ 2 हफ्ते लग जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ही घंटों में एक घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर ओवर करवा दिया जाता है, विथ में इतने अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें जो भी आपका टॉपिक बचा हुआ है, 2 टॉपिक, वो भी ओवर हो जाएगा। ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।